नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर आपको बता दें, आर्यन ड्रग केस में आज बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे से फिर पूछताछ होगी। जी हां, ठीक आधे घंटे बाद अनन्या को एनसीबी के सामने पेश होना है। एनसीबी ने अनन्या को पूछताछ के लिए बुलाया है। कुछ ही देर में यह पूछताछ शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि आर्यन और अनन्या की दोस्ती बहुत पुरानी है। अब एनसीबी को पता करना है कि इस दोस्ती का कोई ड्रग कनेक्शन तो नहीं है। इससे पहले आपको बता दें कि कल ही एनसीबी की तरफ से समन जारी किया गया था। अनन्या पांडे को 2 बजे का वक्त दिया गया था पहले एनसीबी के दफ्तर में पेश होने का, लेकिन अनन्या अपने पिता चंकी पांडे के साथ शाम 4 बजे एनसीबी के दफ्तर जाते हुए दिखी, जिसके बाद 2 घंटे तक समीर वानखेड़े ने खुद उनसे पूछताछ की। कई सवाल अनन्या के सामने रखे गए। 6:15 के आसपास अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर से निकली और आज फिर 11 बजे अनन्या पांडे को पेश होना है एनसीबी दफ्तर में। 10:30 बज रहे हैं, 10:31 हो रहा है। 11 बजे का वक्त है जब अनन्या को जाना है। अनन्या पांडे कुछ ही वक्त पहले यहां पर एनसीबी के दफ्तर पहुंची हैं। उनके पिता भी उनके साथ हैं, चंकी पांडे। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उन्हें एग्जामिन किया जा रहा है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बाद अब चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे क्रूज ड्रग केस में दूसरी स्टार किड बन गई हैं, जिनसे एनसीबी ने आज पूछताछ की है। वो यहाँ पर अभी एनसीबी के दफ्तर पहुंची हैं। आप देख सकती हैं वो जो सफेद गाड़ी यहाँ पर नजर आ रही है, उसी गाड़ी में वो आई हैं और अभी वो एनसीबी के दफ्तर तीसरे मंजिल पर, इसी बिल्डिंग में तीसरी मंजिल पर पहुंचेंगी। इसी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर एनसीबी का दफ्तर है, वहां पर वो पहुंचेंगी जहां पर उनसे पूछताछ होनी है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े उनसे स्वयं पूछताछ करेंगे। वीवी सिंह वहां पर मौजूद रहेंगे, सुप्रिंटेंडेंट जो आयो हैं इस केस के। इसके अलावा एक फीमेल कर्मचारी जो एनसीबी के हैं वो वहां पर पूरे वक्त मौजूद रहेंगी और उनके प्रेजेंस में ही ये पूछताछ की जाएगी, उन्हें एग्जामिन किया जाएगा। वो सारे चैट्स उन्हें दिखाए जाएंगे जो चैट्स एनसीबी ने बरामद किए हैं और इन सारे चैट्स के तहत आगे की पूछताछ उनसे हो सकती है, आगे की पूछताछ उनसे होगी। अनन्या पांडे और आर्यन खान बचपन के दोस्त हैं। दोनों ने स्कूल और कॉलेज में साथ पढ़ाई की है। आर्यन की बहन सुहाना के साथ भी अनन्या की दोस्ती है। ये सभी स्टार किड एक साथ पार्टी में हैंग आउट भी किया करते हैं। एनसीबी को शक है कि अनन्या और आर्यन ने कई बार ड्रग्स पार्टियां भी की थी। 20 अक्टूबर को एनसीबी ने कोर्ट में आर्यन की कुछ व्हाट्सएप चैट पेश की थी। एनसीबी ने दावा किया था कि इसमें 2 न्यूकमर एक्ट्रेस के नाम शामिल हैं। चैट में आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही थी। अब तक दूसरे नाम को लेकर कुछ साफ नहीं हो पाया है, लेकिन गुरुवार को एनसीबी ने अनन्या पांडे के घर रेड डाली थी। ये इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन में क्वेश्चनिंग के लिए लोगों को बुलाया जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो कल्प्रिट हैं या वो ही इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चनिंग में विटनेसेस को भी बुलाया जाता है, क्वेश्चनिंग में सस्पेक्ट्स को भी बुलाया जाता है। अनन्या पांडे के फोन को एनसीबी ने जब्त कर लिया था। उन्हें 2 बजे पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया था, लेकिन वो 2 घंटे लेट करीब 4 बजे एनसीबी दफ्तर पहुंची। एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने अनन्या से खुद पूछताछ की। अनन्या से पूछा गया कि क्या उन्होंने आर्यन को ड्रग लेते देखा है, आर्यन किस शख्स से ड्रग मंगवाते थे, क्या आर्यन के साथ उन्होंने कभी ड्रग ली है, क्या वो किसी ड्रग सप्लायर को जानती हैं, किन किन मौकों पर ड्रग लिया गया है, क्या इसमें कोई फिल्म स्टार या उनके परिवार से जुड़े लोग शामिल हैं। अनन्या पांडे करीब 2.5 घंटे एनसीबी दफ्तर में रही। इस दौरान उनके पिता चंकी पांडे भी वहीं मौजूद थे। जी देखिए, 3:30 से अभी तक में 2-2.5 घंटे की पूछताछ में बहुत ज्यादा कुछ नहीं निकला है अनन्या से। हालांकि एनसीबी कोशिश जरूर कर रही है कि उनसे काफी कुछ जानकारी मिले। अभी ये तय नहीं हुआ है कि वो आरोपी हैं या विटनेस हैं, क्योंकि जब तक वो अच्छे से कोऑपरेट करके जो पूरी जानकारी जो एनसीबी चाह रही है वो नहीं देते हैं, तब तक ये डिटरमाइन करना एनसीबी के लिए भी मुश्किल होगा। लेकिन अभी फिलहाल यही बताया जा रहा है कि अनन्या ने कुछ सवालों के जवाब जरूर दिए हैं। एनसीबी का कहना है कि अनन्या पांडे से पूछताछ का मकसद इस केस की तह तक पहुंचना है। पूछताछ में अनन्या का कोई भी जवाब आर्यन की बेल के लिए मुसीबतें बढ़ा सकता है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी को केस से जुड़ी जानकारी 26 अक्टूबर को हाईकोर्ट को देनी है। अनन्या से पूछताछ में आर्यन के खिलाफ कोई भी जवाब या सबूत आर्यन के जेल से बाहर आने में आड़े आ सकता है।
26 अक्टूबर से पहले एनसीबी बॉलीवुड से जुड़े अन्य लोगों से भी पूछताछ करेगी। यानी क्रूज ड्रग्स केस का दायरा अब सिर्फ आर्यन खान तक सिमट कर नहीं रहेगा। अभी अनन्या का नाम सामने आया है। अब एनसीबी के रडार पर करण जौहर की पार्टी वाला वीडियो भी है। सूत्रों के मुताबिक 1 साल पहले करण की पार्टी का जो वीडियो वायरल हुआ था, उस पर भी अब एनसीबी की नजर है। वीडियो में रणबीर कपूर, विकी कौशल, वरुण धवन, मलाइका अरोरा, दीपिका पादुकोण जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटी दिखाई दे रहे हैं। बॉलीवुड के ड्रग्स वाले दलदल में एनसीबी अब गहराई तक उतर चुकी है। इस दलदल में बॉलीवुड कितना अंदर तक धंसा हुआ है, इसके खुलासे धीरे धीरे हो रहे हैं। आर्यन खान पर एक तरीके से आरोप है कि उन्होंने ड्रग कंजम्पशन किया, तो जाहिर सी बात है कि अनन्या पांडे को वो विटनेस के तौर पर ले आना चाहते हैं या उसको भी इसमें एक्यूज बनाया जाएगा, ये बात अभी तक तय नहीं है। लेकिन अनन्या पांडे से पूछताछ अब कल भी जारी रहेगी, क्योंकि आज 2 बजे बुलाया गया था, वो 4 बजे तक आ पाई, 2 घंटे ही सिर्फ उनसे पूछताछ हो पाई। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे सवाल और भी पूछना बाकी है, इसीलिए 11 बजे उनको बुलाया जाएगा और उसके बाद आगे की दिशा तय की जाएगी कि जो सवाल जवाब है उसके आधार पर अनन्या पांडे का। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है, जिसमें 100 करोड़ वैक्सीन डोज पूरे होने पर उन्होंने लोगों को बधाई दी। भारत को कोरोना से सुरक्षित मानेगी। दुनिया के कई देशों में वैक्सीन हेजिटेंसी है, उन्होंने भी ये बात कही। उन्होंने कहा कि अभी भी दुनिया के कई हिस्सों में इस तरह की बात है। भारत ने 100 करोड़ डोज से सबको निरुत्तर कर दिया है, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या, एक प्रश्न चिन्ह के तौर पर यह बात सामने आई थी। पूरा अभियान विज्ञान पर ही आधारित रहा है। जिस तरह से भारत ने इसमें कामयाबी हासिल की है, वैक्सीन पहुंचाने में भी विज्ञान के फॉर्मूले की मदद ली गई। कल 21 अक्टूबर को भारत ने 1 बिलियन 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के पीछे 130 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य शक्ति लगी है। इसलिए ये सफलता भारत की सफलता है, हर देशवासी की सफलता है। मैं इसके लिए सभी देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है। इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अपने संकल्पों की सिद्धि के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। साथियों, आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया है, उसकी सराहना भी हो रही है। लेकिन इस विश्लेषण में एक बात अक्सर छूट जाती है कि हमने ये शुरुआत कहां से की है। दुनिया के दूसरे बड़े देशों के लिए वैक्सीन पर रिसर्च करना, वैक्सीन खोजना, इसमें दशकों से उनकी महारत है, एक्सपर्टाइज थी। भारत अधिकतर इन देशों की बनाई वैक्सीनेशन पर ही निर्भर रहता था। हम बाहर से मंगवाते थे। इसी वजह से जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे
क्या भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ पाएगा? भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से लाएगा? भारत को वैक्सीन कब मिलेगी? भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं? क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके? भांति भांति के सवाल थे, लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। भारत ने अपने नागरिकों को 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई हैं और वो भी मुफ्त, बिना पैसा लिए। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज का एक प्रभाव ये भी होगा कि दुनिया अब भारत को कोरोना से ज्यादा सुरक्षित मानेगी। साथियों, भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवंत उदाहरण है। कोरोना महामारी की शुरुआत में ये भी आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि भारत जैसे लोकतंत्र में इस महामारी से लड़ना बहुत मुश्किल होगा। भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा था कि इतना संयम, इतना अनुशासन यहां कैसे चलेगा? लेकिन हमारे लिए लोकतंत्र का मतलब है सबका साथ। सबको साथ लेकर देश ने सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन का अभियान शुरू किया। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर, देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए यह सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी न हो। कोई कितने ही बड़े पद पर क्यों न रहा हो, कितना ही धनी क्यों न रहा हो, उसे वैक्सीन सामान्य नागरिकों की तरह ही मिलेगी। देश में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद सरकार का फोकस अब सेकेंड डोज पर है। दिसंबर तक सरकार का इरादा 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराक देने का है। कोरोना टीकाकरण के 100 करोड़ डोज के लक्ष्य के साथ ही सरकार अब आगे के लिए टीकों की सही संख्या का आकलन करने में जुट गई है। दरअसल सरकार ने सभी वयस्क नागरिकों के संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य 31 दिसंबर रखा है। इस हिसाब से भारत में 18 साल से ज्यादा उम्र के 94 करोड़ नागरिकों के लिए 188 करोड़ डोज की जरूरत है। लेकिन दुनिया भर से मिले आंकड़ों के हिसाब से 15 से 20% लोग टीका लगवाने से बच रहे हैं। अनुमान है कि भारत में 150 करोड़ डोज में सभी लोगों का टीकाकरण हो जाएगा। इस स्थिति में 30 से 35 करोड़ डोज अतिरिक्त बच जाएंगे। ऐसे में इन बचे हुए वैक्सीन डोज के इस्तेमाल का सबसे बेहतरीन विकल्प बच्चों के वैक्सीनेशन का होगा। भारत में 18 साल से कम उम्र के 40 करोड़ बच्चे हैं और इनके टीकाकरण के लिए करीब 80 करोड़ डोज की जरूरत पड़ेगी। हालांकि ये संभव तभी हो पाएगा जब DCGI से सभी बच्चों के टीकाकरण की मंजूरी मिल जाएगी।
इंडिया में बच्चों की वैक्सीन के रोल आउट होने में अभी 2 हफ्ते और लगेंगे और बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू करने से पहले बच्चों की वैक्सीन की भारत में उपलब्धता पर ध्यान दिया जाएगा और बच्चों में चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन को मंजूरी दी जाएगी। इसके लिए पहले डोमेस्टिक सप्लाई और वैक्सीन के रोल आउट होने के बाद इसके रिस्पॉन्स को मॉनिटर करना बेहद जरूरी होगा ताकि मैक्सिमम बच्चों को वैक्सीनेटेड किया जा सके। बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण को लेकर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि केवल गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों को ही वैक्सीन लगाना चाहिए। इस हिसाब से देखें तो देश में टीकाकरण के लिए काफी कम डोज की जरूरत होगी। इससे सरकार 31 दिसंबर के बाद वैक्सीन का निर्यात शुरू करने के बारे में फैसला कर पाएगी। फिलहाल जो वैक्सीन कुछ देशों को निर्यात की जा रही हैं, वो वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत एक्सपोर्ट की गई हैं। अगर बताया कि इससे कैसे बचना है तो उसका उत्तर है वैक्सीनेशन। कोविड का वैक्सीनेशन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही साइंटिफिक नॉलेज से, कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस किया है और हम काफी भाग्यशाली है कि हम उस देश से हैं जो हमें दूसरे देशों के ऊपर इस वैक्सीन के लिए डिपेंड नहीं करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि ये वैक्सीन सभी को लगवानी चाहिए। अगर हमारा एक भी पर्सन इससे वंचित रहता है या छूटता है तो देयर आर अगेन चांसेस कि वो फिर से स्प्रेड करे। 100 करोड़ डोज का लक्ष्य हासिल होने के बाद दूसरी डोज लगाने का अभियान तेज किया जाएगा। तय मियाद बीतने के बाद भी काफी लोग दूसरी डोज लगवाने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। अब कोविन प्लेटफॉर्म से ऐसे लोगों की लिस्ट राज्य सरकारों को दी जा रही है, जिससे उनसे संपर्क करके दूसरी डोज के लिए उन्हें तैयार किया जा सके। आज तक ब्यूरो।